नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी के जो प्रमुख विद्वान हैं, जो प्रमुख आचार्य हैं, उनके द्वारा काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और किन किन तत्वों को उनके द्वारा काव्य लक्षण माना गया है। इसके पहले हम लोगों ने संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण पर चर्चा किया था और जाना था कि संस्कृत के जो विभिन्न आचार्य हैं उनके द्वारा काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और किन किन तत्वों को काव्य लक्षण माना गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हिंदी के जो विद्वान हैं उनके द्वारा काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहले विद्वान आचार्य केशवदास हैं, जिन्होंने काव्य लक्षण के बारे में चर्चा की है और इनका जो ग्रंथ कविप्रिया है, इसी ग्रंथ में इन्होंने काव्य लक्षण के बारे में चर्चा किया है। केशवदास ने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विन्न विराजयी कविता वनिता मित्र, यानी जिस प्रकार से अच्छी जाति, अच्छे लक्षण और अच्छे वर्ण वाली स्त्री बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती है, जिस प्रकार से मित्र जो होता है बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से जो कविता होती है वह भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है, यानी कविता में अलंकार आवश्यक होते हैं, ऐसा आचार्य केशवदास का मानना है। आगे केशवदास ने लिखा है, राचत रंचन दोषयुक्त कविता बनिता मित्र बुंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र, यहाँ घाट को घट कर लीजिएगा, गंगा घट अपवित्र, यानी केशवदास का कहना है कि जिस प्रकार से गंगा जल से भरा हुआ घड़ा एक बूंद हाला पड़ जाने से, एक बूंद मदिरा पड़ जाने से अपवित्र होता है, उसी प्रकार से रंच मात्र दोष अगर कविता में, स्त्री में और मित्र में आ जाता है तो दोष युक्त हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। यानी कविता जो है दोष रहित होना चाहिए, ऐसा जो है आचार्य केशवदास का मानना है। यानी केशवदास कहते हैं कि कविता दोष मुक्त होनी चाहिए, गुणों से युक्त होनी चाहिए और अलंकार युक्त होनी चाहिए। ऐसी रचना को केशवदास के द्वारा कविता माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो विद्वान हैं वो आचार्य चिंतामणि हैं। चिंतामणि ने अपने ग्रंथ कविकुल कल्पतरु में काव्य लक्षण के बारे में बताया है और इनका जो काव्य लक्षण है वो आचार्य मम्मट से प्रभावित है। इनके द्वारा लिखा गया है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई, यानी इनका मानना है कि सगुण यानी जो कविता जो है गुण से युक्त हो, अलंकार से युक्त हो, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो हो, जिसमें दोष न हो, जो दोष से मुक्त हो, ऐसे शब्द और अर्थ को कविता कहा जाता है। विद्वान उसको कविता कहते हैं। यानी चिंतामणि गुण और अलंकार से युक्त दोष रहित शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले विद्वान को देख लेते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो है कुलपति मिश्र और कुलपति मिश्र के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है रस रहस्य। रस रहस्य कुलपति मिश्र के द्वारा लिखा गया है और इनके द्वारा काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा गया है कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अर्थ कवित यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित, यानी इनका मानना है कि कविता जो होता है जग से अद्भुत होता है और सुख की खान होती है। जगते अद्भुत सुख सदन शब्द और अर्थ कवित, और यह जो कवित्व होता है, जो कविता होता है, यह शब्द और अर्थ से युक्त होता है, शब्द और अर्थ से ही इसका निर्माण होता है। आगे इनके द्वारा कहा गया है कि यह लक्षण मैंने की समुझ ग्रंथ बहुचित, यानी यह जो लक्षण कविता का मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अपने चित्त में धारण करने के बाद इस लक्षण को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो विद्वान हैं वो श्रीपति हैं और श्रीपति के द्वारा काव्य सरोज नामक ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ काव्य सरोज कर लीजिएगा। काव्य सरोज नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है और इसी ग्रंथ में इनके द्वारा काव्य लक्षण के बारे में बताया गया है। काव्य लक्षण के बारे में श्रीपति के द्वारा लिखा गया है कि शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान ताको काव्य बखानीय श्रीपति परम सुजान, यानी शब्द अर्थ, कविता का निर्माण कैसे होता है, शब्द और अर्थ से होता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बिना दोष के होने चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, गुण से युक्त होना चाहिए, उसमें अलंकार भी होने चाहिए और रस भी होने चाहिए। यानी श्रीपति का मानना है कि कविता दोष रहित होना चाहिए, गुण अलंकार और रस से युक्त होना चाहिए। ऐसे शब्दार्थ को उनके द्वारा काव्य कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो विद्वान हैं वो भिखारी दास हैं। भिखारी दास भी रीतिकाल के ही कवि हैं और इनके द्वारा जो काव्य निर्णय ग्रंथ लिखा गया है, इसी ग्रंथ में इनके द्वारा काव्य लक्षण को परिभाषित किया गया है।
भिखारी दास ने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कुरूपता। यानी इनका मानना है कि रस जो होता है कविता का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। भूषण है भूषण सकल, ये सभी आभूषणों का भी आभूषण है। रस जो है सभी आभूषणों का भी आभूषण है। गुण स्वरूप और रंग, यानी कविता के गुण, उसके स्वरूप और उसके रंग को निखारता है। दूषण करे कुरूपता, उसके भीतर से दोष को दूर करता है, दूषणता को दूर करता है, ऐसा भिखारी दास का मानना है। अगले जो विद्वान हैं वो सोमनाथ हैं, और सोमनाथ के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है रस पीयूष निधि। अपने इसी ग्रंथ में इनके द्वारा काव्य लक्षण पर चर्चा किया गया है, और काव्य लक्षण के संदर्भ में इनके द्वारा लिखा गया है कि सगुन पदार्थ दोष बिन, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित्त कहे शुद्ध। यानी इनका मानना है कि सगुन यानी कविता जो है गुणों से युक्त होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए, दोष बिन, पिंगल मत अविरुद्ध यानी छंद शास्त्र के नियमों के अनुकूल होना चाहिए, भूषण जुत यानी अलंकार से युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी विशेषता है तो उसी को कविता कहा जाएगा, ऐसा सोमनाथ का मानना है। अगले जो विद्वान हैं वो हैं प्रताप शाही, और प्रताप शाही के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो साहित्य दर्पण है। प्रताप शाही ने साहित्य दर्पण में ही काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि व्यंग जीव कहीं कवित को, हृदय सुधुनि पहचान, शब्द अर्थ कहीं देह पुण्य, भूषण भूषण जाने। यानी इनका मानना है कि जो व्यंग करने वाला व्यक्ति होता है वो कविता के भाव को हृदय से पहचानता है। हृदय सुधुनि पहचान, कविता का जो भाव है उसको हृदय से पहचानता है। शब्द और अर्थ कविता के केवल शरीर होते हैं, शब्द अर्थ कहीं देह पूरी, भूषण भूषण जाने, और अलंकार उसके आभूषण होते हैं। इनका मानना है कि कविता का जो निर्माण होता है वो शब्द और अर्थ के द्वारा होता है, और अलंकार उसके आभूषण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो है ठाकुर कवि। ठाकुर कवि के द्वारा लिखा गया है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्व कहावे। यानी जो विद्वान हैं, जो प्रवीण लोग हैं, अगर उनके चित्त का कोई कवित्व हरण करता है तो उसी को कविता कहेंगे, ऐसा ठाकुर कवि का मानना है। अगले विद्वान है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यानी हमारे अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उसी को चित्र के रूप में अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो उसी को कविता के नाम से जाना जाता है, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है। अगले विद्वान है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य जो होता है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यानी हम जिस अनुभूति को ग्रहण करते हैं उसी अनुभूति को अपने कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसी कारण इनके द्वारा काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा गया है। अगले विद्वान है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है। जो हमारे परिपूर्ण क्षण होते हैं कविता के माध्यम से हम उन्हीं को अभिव्यक्त करते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है। अगले जो विद्वान है वो है महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। यानी कवि की जैसी भावना होती है वही भावना कविता के रूप में निखर करके आती है। कवि अपने भावनाओं का चित्रण ही कविता के माध्यम से करता है। अगले जो विद्वान हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाता है? ज्ञान दशा कहलाता है। हृदय की जो मुक्तावस्था होता है उसे रस दशा कहलाता है। और हृदय की मुक्ति के लिए ही मनुष्य जो शब्द विधान करती आई है मनुष्य की वाणी, उसी को शुक्ल जी के द्वारा कविता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं, और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य हैं और उनकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यानी इनका मानना है कि ऐसे शब्दार्थ काव्य हैं जो रसात्मक हो, जो रस से युक्त हो, और छंदोमयी विशिष्ट विधा यानी छंद भी उसमें होना चाहिए, बिना छंद के कविता नहीं होगी। उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। अगले विद्वान है अज्ञे, और अज्ञे के द्वारा लिखा गया कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। यानी इनका मानना है कि कविता का जो निर्माण है वो शब्दों के माध्यम से ही होता है।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप जान पाए होंगे कि हिंदी के जो प्रमुख आचार्य हैं, हिंदी के जो प्रमुख विद्वान हैं, उनके द्वारा काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।